Hello students, how are you? Welcome back to Deepak Tutorials. चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री की आज ये थर्ड क्लास है। जो प्रीवियस क्लास थी सरफेस केमिस्ट्री की, उसके अंदर हम लोगों ने फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन यानी कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखे थे। क्या इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस होता है और जो मेन डिफरेंसेस थे 4-5, उनके बारे में बात कर ली थी। तो आप लोगों को याद होगा कि जो लास्ट डिफरेंस हम लोगों ने देखा था फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में, जो लास्ट डिफरेंस हम लोगों ने देखा था वो टेम्परेचर से रिलेटेड था, तापमान से रिलेटेड था। मैंने आप लोगों को ये बताया कि जब एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, जब अधिशोषण की क्रिया होती है, तब अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन की रेट कम हो जाएगी, और अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो केमिकल एड्सॉर्प्शन की रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, केवल इतना डिफरेंस करके छोड़ दिया था। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एड्सॉर्प्शन की रेट कैसे कम हो जाती है, इस चीज के बारे में अगर हमको डिस्कस करना है तो केमिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच थर्मोडायनेमिक्स हमारे काम में आने वाली है। आज हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख लिया है, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक होगा वो होगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इन एड्सॉर्प्शन, ये आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा, थर्मोडायनेमिक्स इन एड्सॉर्प्शन। मैंने आप लोगों को बताया जो है थर्मोडायनेमिक्स को हिंदी में हम लोग ऊष्मागतिकी बोलते हैं। 11th में आपके एक सेपरेट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स का, जो मैं भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। तो हिंदी में मैं इस टॉपिक का नाम दे दे रहा हूं अधिशोषण में ऊष्मागतिकी। ये लीजिए, ये आज की हमारी क्लास का मेन टॉपिक रहेगा, जिसके ऊपर में हम लोगों को बात करनी है। तो देखो, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स इन एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन में थर्मोडायनेमिक्स काम क्या आती है। सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो काम कहाँ आती है एड्सॉर्प्शन में। तो मैं आपको ये बताऊं कि एड्सॉर्प्शन के अंदर हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर एक चीज ये पढ़ी थी कि जब आप लोग टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, जब आप लोग टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस, एड्सॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा या कम हो जाएगा। हालांकि केमिकल एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जो रासायनिक अधिशोषण था वो समानुपाती था तापमान के। लेकिन फिर भी अगर मैं ये कहूं कि रासायनिक अधिशोषण के अंदर ये प्रोसेस हो गया था, वहां पे केमिकल बॉन्ड बन गया था, तो ये तो प्रोसेस हो गया। लेकिन ये प्रोसेस हो जाने के बाद यदि आप तापमान बढ़ाओगे, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो क्या इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ा जा सकता है? ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड तोड़ा जा सकता है, और जब बॉन्ड टूट जाएगा तो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल बात यही है कि जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस डिक्रीज होता है, यानी कि अधिशोषण की क्रिया तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस चीज को प्रूव करना है, इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, तो प्रूव कौन करेगा? थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स कहाँ काम आती है, ऊष्मागतिकी कहाँ काम आती है, पहले ये बात अपने माइंड में फिट कर लो कि एड्सॉर्प्शन में थर्मोडायनेमिक्स ये बात बताने के लिए काम आती है, इस बात को प्रूव करने के काम आती है कि टेम्परेचर जो है वो एड्सॉर्प्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एड्सॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, अभी हम लोग फाइनली अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट हो चुका है मेनली, बट अभी मैंने आपको केवल इतना बताया कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो काम कहाँ आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम ये बात करेंगे कि ये कैसे काम आएगा। ठीक है, बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 15-20 मिनट के अंदर टॉपिक पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आज की इस क्लास में मैं आपको ओनली यही टॉपिक पढ़ाऊंगा, कोई दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को किसी दूसरे टॉपिक के साथ में इंक्लूड करके आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। इसलिए इस टॉपिक को अपन अलग से सेपरेट आज की इस क्लास में पढ़ेंगे, इस टॉपिक के साथ कोई दूसरा टॉपिक इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है डियर, तो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। उससे पहले आप लोग अपनी नोटबुक, पेन, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसको लेकर के बैठिएगा, और जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ये बोलूं कि थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच जो है केमिस्ट्री की, उसके अंदर बहुत सारी यूजफुल इक्वेशन है। सारी की सारी इक्वेशन एनर्जी से रिलेटेड है। ये अलग अलग एनर्जी के बारे में अलग अलग इक्वेशन दे रखी है थर्मोडायनेमिक्स ने, लेकिन उन सब के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिसमें मैं ये बोलूं कि थर्मोडायनेमिक्स की आधी ब्रांच, आधी थर्मोडायनेमिक्स ओनली उस एक इक्वेशन के ऊपर टिकी हुई है, तो ये गलत नहीं होगा। एक इक्वेशन है जिसको लिखते हैं हम डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये लीजिए, आप इस इक्वेशन को समझाऊंगा मैं, अभी इसको समझ में आ जाए बहुत बढ़िया। जिस किसी स्टूडेंट को ना समझ में आए वो याद कर लेना भले, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बहुत 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 ज्यादा यूजफुल इक्वेशन है ये, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स की जो पूरी ब्रांच है उसमें से आधी ब्रांच केवल अगर मैं कहूं तो इस एक इक्वेशन के इर्द गिर्द घूमती है। आधी से ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स केवल इस एक इक्वेशन से एक्सप्लेन की जा सकती है। ठीक है, अभी आप ये समझिए कि ये इक्वेशन है क्या। देखो यहां पर जो डेल्टा जी है वो है गिब्स एनर्जी या गिब्स ऊर्जा। डेल्टा जी क्या है? गिब्स ऊर्जा है। ठीक है, डेल्टा एच क्या है? तो डेल्टा एच है एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज यानी कि क्या होता है? ऊर्जा परिवर्तन, किस प्रकार से ऊर्जा परिवर्तित होती है। तो डेल्टा एच आपका एंथैल्पी चेंजेस या फिर ऊर्जा परिवर्तन बोल दूंगा। टी क्या है? तो देखो टी यहां पे क्या है? टी रहेगा टेम्परेचर। ठीक है, टी आपका टेम्परेचर यानी कि तापमान रहेगा। और डेल एस क्या है? तो डेल एस है एंट्रोपी चेंज, यानी कि मैं लिखूं एंट्रोपी में परिवर्तन। ये लीजिए, ये चारों चीजें। अभी अगर मैं आपको कहूं कि डेल्टा जी गिब्स एनर्जी है, गिब्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम से ये इक्वेशन दी, तो कोई गलत बात नहीं है, आप लोग समझ जाओगे अच्छे से। ऊर्जा परिवर्तन क्या चीज है? ऊर्जा परिवर्तन, तो देखो ऊर्जा या एंथैल्पी में चेंज ये है कि जैसे ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है, ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है, अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हो, ये बात अपने माइंड में हमेशा हमेशा के लिए फिट कर लेना कि अगर किन्हीं दो चीजों के बीच में कोई बॉन्ड बना हुआ है और आप उस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर इस बॉन्ड को तोड़ करके आप ए प्लस बी बनाना चाहते हो, इसको तोड़ करके, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर कभी ये दो अलग अलग एटम बॉन्ड बनाते हैं तो ये हमें एनर्जी देंगे। ये बात फिट कर लेना अपने माइंड में कि ए और बी
दो अलग अलग स्पीशीज थी, दोनों ने बॉन्ड बना के रखा था। जब हमको वो बॉन्ड तोड़ना है तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब ए अलग है बी अलग है, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो जब कभी हमें एनर्जी देनी पड़ रही है तो वहां पे डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, और जब एनर्जी रिलीज हो रही है किसी सिस्टम में, कोई सिस्टम हमें एनर्जी दे रहा है, तो वहां पर डेल्टा एच निगेटिव में आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है अच्छे से कि नहीं दो चीजों के बीच में कोई बॉन्ड है, और अगर आप उस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हो तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी की आवश्यकता होगी, वहां पे डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। और अगर कोई दो एटम, कोई दो मॉलिक्यूल आपस कोई दो एटम आपस में बॉन्ड बना करके कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो वहां पे डेल्टा एच निगेटिव आएगा। तो ये होता है डेल्टा एच या एंथैल्पी में चेंज। अब आप देख सकते हो आराम से कि एंथैल्पी में चेंज, अगर बॉन्ड बना तो डेल्टा एच निगेटिव आएगा, और बॉन्ड टूटा तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक आप लोगों को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टी टेम्परेचर। तो टी तो टेम्परेचर है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। अभी एक और टर्म आती है एंट्रोपी चेंजेस। ये एंट्रोपी क्या चीज होती है? तो एंट्रोपी वर्ड भी आप लोग आई थिंक जानते हो अच्छे से कि एंट्रोपी क्या चीज होती है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो देखिए एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी होती है रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल इन एटमॉस्फेयर, यानी कि जो कण है, किसी भी मॉलिक्यूल के कणों की जो व्यवस्था है एटमॉस्फेयर में, उसको बोलते हैं एंट्रोपी। जैसे हमारे पास तीन टाइप के पार्टिकल होते हैं, या कोई भी पार्टिकल तीन टाइप की गैसियस फेज में रह सकता है। कोई भी मॉलिक्यूल या तो होगा सॉलिड में, या तो होगा लिक्विड में, या तो होगा वो गैस में। तो कोई भी मॉलिक्यूल सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैस में होगा। ठीक है, देखो सॉलिड में है तो पार्टिकल एकदम से क्या है, पास पास है, ये लो एकदम पार्टिकल पास पास है। तो अगर एकदम पार्टिकल पास पास है तो इसकी एंट्रोपी सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि कण एकदम पास पास है। और मैंने अभी क्या बताया कि एटमॉस्फेयर में कणों की जो व्यवस्था होती है, रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर आर एंट्रोपी। ठीक है, तो अगर सॉलिड के अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स पास पास है तो इसकी एंट्रोपी सबसे कम होगी, सबसे कम। ठीक है बात। लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल थोड़े दूर दूर रहते हैं, पार्टिकल्स के बीच में ट्रैक्शन तो होता है लेकिन दूर दूर इस प्रकार से रहते हैं। तो मैं क्या बोल दूं, इसकी एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल पास पास थे, अगर पास पास थे तो एंट्रोपी बहुत कम है। ठीक है, इसकी एंट्रोपी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। और गैस के अंदर तो पार्टिकल एकदम से दूर दूर रहते हैं, और एकदम से दूर दूर रहते हैं तो एंट्रोपी बहुत ज्यादा होगी। बोलो समझ में आ गई ये बात? पार्टिकल जितने पास पास रहेंगे एंट्रोपी उतनी ही कम रहेगी। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि कोई मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया तो उसकी एंट्रोपी बताओ बढ़ गई कि घट गई? देखो सॉलिड में पार्टिकल एकदम पास पास थे, लेकिन लिक्विड के अंदर पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो गए तो एंट्रोपी बढ़ गई। अगर एंट्रोपी बढ़ गई तो सॉलिड से लिक्विड आने पर डेल्टा एस पॉजिटिव बन जाएगा। बोलो क्लियर है ये बात? अगर कोई मॉलिक्यूल सॉलिड से गैस में जा रहा है तो भी डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल पास पास थे और गैस में पार्टिकल दूर दूर हो गए। अगर दूर दूर हो गए तो एंट्रोपी बढ़ गई। अगर कोई पार्टिकल गैस से लिक्विड में जा रहा है या सॉलिड में जा रहा है, गैस से लिक्विड में जाए चाहे गैस से सॉलिड में जाए, तो गैस में पार्टिकल बहुत दूर दूर थे, लिक्विड में भी कम है, गैस में भी कम है, तो एंट्रोपी कम हो गई। और कम हो गई तो मैं बोलूंगा डेल्टा एस निगेटिव हो गया। और ठीक है बात। और अगर लिक्विड से सॉलिड में जाए कोई तो
तो लिक्विड में पार्टिकल दूर दूर थे, सॉलिड में पास पास हो गए, एंट्रोपी कम हो गई, तो डेल्टा एस निगेटिव बन जाएगा। क्लियर है बात? तो पहले इस इक्वेशन के अंदर जो 3-4 चीजें लिखी हुई है सबका मतलब पता चलना चाहिए। तो डेल्टा एच मैंने आपको बता दिया कब पॉजिटिव आएगा कब निगेटिव आएगा, डेल्टा एस मैंने आपको बता दिया कब पॉजिटिव आएगा कब निगेटिव आएगा। अभी हम बात करेंगे इस इक्वेशन का यूज क्या है, क्यों हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये वाली इक्वेशन चूज करी है जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स की। और कैसे हमको इस इक्वेशन से पता चलेगा कि टेम्परेचर जब बढ़ा देंगे तो एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो पहले आप इन सब चीजों को नोट कीजिए, अभी हम बात करेंगे आगे और इसी इक्वेशन पे। तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने ये जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी ये देख ली और इसके अंदर जो पैरामीटर्स थे वो क्या क्या है इनके बारे में बात कर ली। अभी हम बात करते हैं इस इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन यानी कि यूज, ये इक्वेशन अपने कहाँ काम आएगी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये थर्मोडायनेमिक्स की वन ऑफ द बेस्ट इक्वेशन है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो ये कहाँ काम आएगी। देखिए आप लोग, केमिस्ट्री के अंदर कोई भी रिएक्शन कोई भी प्रोसेस अपने आप यानी कि स्वतः है हो सकता है या नहीं हो सकता, स्पॉन्टेनियसली हो सकता है या नहीं हो सकता, वो ये इक्वेशन बताएगी। अगर केमिस्ट्री की कोई भी रिएक्शन अगर केमिस्ट्री की कोई भी रिएक्शन हो जिसके अंदर इस इक्वेशन में यदि उस रिएक्शन के लिए, जैसे आपको कोई भी रिएक्शन दे दी गई, उस रिएक्शन के लिए इस इक्वेशन को लिखिए आप लोग, अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आ रही है, डेल्टा जी की वैल्यू जब तक निगेटिव में आती जाएगी तब तक तो हम बोलते हैं कि वो रिएक्शन हो सकती है, और जिस वैल्यू पे डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई या जीरो आ गई, अब हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन नहीं हो सकती। तो केमिस्ट्री के अंदर कोई भी रिएक्शन कब तक हो सकती है, जब तक इस इक्वेशन में डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आए। अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो आ गई या पॉजिटिव आ गई तब वो रिएक्शन होना बंद हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई ये बात तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। देखिए आप लोग, देखो मैं आपको कोई इक्वेशन दे दूं, जैसे 2H2 प्लस O2 gives us 2H2O। एक बार मैंने ऐसी एक इक्वेशन लिख दी कि 2H2 प्लस O2 gives us 2H2O। यहाँ पे H2 है गैस में आप जानते हो, O2 है गैस में आप जानते हो, और H2O है लिक्विड में आप जानते हो। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले आप लोग देखिए, बॉन्ड बन रहा है कि बॉन्ड टूट रहा है। तो H2 और O2 मिलकर के H2O बनाए हैं, मतलब बॉन्ड बन रहा है। और अगर बॉन्ड बन रहा है तो डेल्टा H किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, क्योंकि जब बॉन्ड तोड़ते तो एनर्जी लगती, रिक्वायर्ड होती, और जब बॉन्ड बन रहा है एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा H निगेटिव में आएगा। जब भी किन्हीं दो चीजों के बीच में बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बना, एनर्जी रिलीज हो गई, वो जितनी होनी थी उतनी हो गई, इस वैल्यू में हम लोग चेंज नहीं कर सकते। मतलब डेल्टा H यहाँ पे क्या है, और डेल्टा H एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें हम चाह करके भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो मान लो आपको इस इक्वेशन के लिए डेल्टा H दे दिया गया माइनस 2000 यूनिट, किसी भी यूनिट में ये कितना है, 2000 है, हो गया। T क्या है, टेम्परेचर है जो मैं ले रहा हूं, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा S क्या है, और डेल्टा S है एंट्रोपी में चेंजेस। देखो हाइड्रोजन भी गैस में थी, ऑक्सीजन भी गैस में थी। अगर गैस में थी तो एंट्रोपी बहुत ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी, क्योंकि पार्टिकल चाहे जहां पे आराम से घूम रहे थे, और ये दोनों मिलकर के किस में आ गए, लिक्विड में। तो जब गैस से लिक्विड में आए एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई, मतलब डेल्टा एस किस में आ गया, निगेटिव में आ गया। तो जब कोई पार्टिकल आराम से घूम रहे थे, पास आ गए, एंट्रोपी में जितनी कमी आनी थी उतनी तो आ गई एक ही बार में। जब पार्टिकल पास थे, दूर चले गए,
एंट्रोपी बढ़ गई, कितनी बढ़ी, वो तो एक ही बार में बढ़ गई, उसमें चेंज कर नहीं सकते। और डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस भी कांस्टेंट है। तो मैं आपको यहाँ पे दे दूं कि डेल्टा एस की वैल्यू मैंने दे दी, मान लो सपोज 20 यूनिट। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए मेरी मर्जी से ये मान ले रहा हूं ताकि जस्ट आपको समझ में आ जाए कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ठीक है। अभी आप देखो कि डेल्टा एच कांस्टेंट, डेल्टा एच कांस्टेंट, डेल्टा एस कांस्टेंट, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, उसको हम चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये बोला जाए इस रिएक्शन के लिए ये वैल्यूज ये है, अब आप बताओ क्या 50 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यू लिखेंगे डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये किस पे डिपेंड करेगा कि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये रिएक्शन हो जाएगी, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो देखो डेल्टा एच की वैल्यू -2000, तो -2000 माइनस टी की वैल्यू 50, तो ये 50, डेल्टा एस कितना है तो -20, ये -20, -2000, ये माइनस अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, तो 50 को 20 से मल्टीप्लाई किया 1000, तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ रही है -1000। और अगर माइनस में 1000 आ रही है तो ये रिएक्शन हो सकती है 50 डिग्री सेल्सियस पे आराम से हो सकती है। इस वैल्यू में चेंज कर नहीं सकते, इस वैल्यू में चेंज कर नहीं सकते, लेकिन इस वैल्यू में चेंज किया जा सकता है। तो बताओ जब मैंने 50 से 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा 60, जब इस 60 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1200। और अगर 1200 आ गया तो भी ये -800 रहेगी वैल्यू, तो अब भी ये रिएक्शन हो सकती है 60 डिग्री सेल्सियस पर भी ये रिएक्शन हो सकती है। अगर मैंने 70 कर दिया तो ये बन जाएगा 1400, और प्लस में 1400 माइनस में 2000, तो माइनस का 600 बचेगा, फिर भी ये रिएक्शन हो सकती है। अब मैंने इस टेम्परेचर को कर दिया कितना 90 डिग्री सेल्सियस, मैंने इसको कर दिया 90 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए आप लोग, तो माइनस का 2000, 90 को 20 से मल्टीप्लाई किया 1800, माइनस का 2000 प्लस का 1800, यानी कि माइनस का 200। अभी भी वैल्यू किस में आ रही है माइनस में, मतलब 90 डिग्री सेल्सियस पर भी ये टेम्परेचर, 90 डिग्री सेल्सियस पर भी ये रिएक्शन हो सकती है। अब मैंने टेम्परेचर कर दिया मान लो इसका 110 डिग्री सेल्सियस, तो अब क्या होगा 110 में जब आप 110 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी 2200 डिग्री, 2200 आएगी। तो माइनस का 2000 प्लस का 2200 प्लस का 200 बन जाएगा। क्या अब ये रिएक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती, अब ये रिएक्शन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव में आ गई, और कोई भी रिएक्शन तब तक ही हो सकती है जब तक इस इक्वेशन में डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आती जाए। अगर पॉजिटिव आ गई तो रिएक्शन नहीं हो सकती। तो आप लोगों ने क्या देखा कि डेल्टा एच की वैल्यू कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं कर सकते, डेल्टा एस की वैल्यू कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं कर सकते। अब रिएक्शन के रेट को बढ़ाना है घटाना है, ये किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जाओगे तो डेल्टा जी इंक्रीज होता जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करते जाओगे डेल्टा जी डिक्रीज होता जाएगा। अब हमको इस इक्वेशन क्यों ये इंपॉर्टेंट है वो देख ली। इस इक्वेशन का क्या यूज है, किसी भी रिएक्शन को बताती है कि हो सकती है कि नहीं, कैसे है, तो वो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बता दिया। अब हमें ये देखना है इस इक्वेशन से हम लोग ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन की रेट कम हो जाएगी। मेन तो हमारा पर्पस यही है, इस इक्वेशन को देखना क्यों है, या फिर थर्मोडायनेमिक्स एड्सॉर्प्शन में काम कहाँ आती है, हमें ये बताती है कि कैसे आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एड्सॉर्प्शन की रेट
कम हो जाती है। थर्मोडायनेमिक्स इस बात को प्रूव करती है। कैसे करती है तो वो अभी हम समझेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हमें कैसे बताएगी कि जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन का रेट कम हो जाएगा। और आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिएगा ये चीज, एड्सॉर्प्शन में होता क्या है कि ये कोई सॉलिड मटेरियल है। जब आप लोग इसको किसी लिक्विड में लेकर के गए या किसी गैस में लेकर के गए, मान लो ये कोई गैस है, जब आप इसको इसमें लेकर के गए तो ये गैसियस पार्टिकल्स यहां पे आकर के चिपक जाते हैं। तो हुआ क्या है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है कि नहीं बना है? बॉन्ड बना है कि टूटा है? तो मैं क्या बोलूंगा कि बॉन्ड बना है। ये अलग था, ये अलग था, दोनों ने बॉन्ड बना लिया। और अगर दोनों ने बॉन्ड बना लिया तो मैं ये लिख सकता हूं कि एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस में, अधिशोषण की प्रक्रिया में डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आएगी। माइनस वीई का मतलब मैंने निगेटिव लिखा है, आएगी। चलो टेम्परेचर अपना है ही। अब मैं बात करता हूं डेल्टा एस की। ये था गैस में, पार्टिकल दूर दूर थे, जब ये यहां पे आकर के चिपके तो सारे पार्टिकल पास पास आ गए। आप देख सकते हो, चाहे गैस है चाहे लिक्विड है, पार्टिकल दूर दूर थे, एंट्रोपी ज्यादा थी। लेकिन अभी क्या हो गए, पार्टिकल सारे पास पास आ गए। और अगर पास पास आ गए, एंट्रोपी कम हो गई, एंट्रोपी कम हो गई तो डेल्टा एस की वैल्यू भी निगेटिव में आएगी। अब आप लोग देखिए, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव माइनस टेम्परेचर डेल्टा एस निगेटिव। अब ये डेल्टा जी की वैल्यू, ये निगेटिव, इस वाली वैल्यू में चेंज कर नहीं सकते, इस वाली वैल्यू में चेंज कर नहीं सकते। तो ये निगेटिव वैल्यू, ये निगेटिव वैल्यू, इन दोनों में कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन टेम्परेचर तो हम लोग बढ़ा सकते हैं। ये वाली वैल्यू निगेटिव में है और ये माइनस अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव बन जाएगा, बन जाएगा। तो निगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, अगर टेम्परेचर कम है तो पॉजिटिव वाली वैल्यू कम होगी, निगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा होगी। यानी कि कम टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो सकता है। लेकिन जब आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे तो ये वाली वैल्यू अंदर इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव वैल्यू बड़ी बनती जाएगी। तो जब टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी और पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और मैं क्या बोल रहा हूं कि जितनी ज्यादा निगेटिव वैल्यू रहेगी डेल्टा जी की, वो प्रोसेस उतना ही इजीली होगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो पॉजिटिव वाली वैल्यू बढ़ती जा रही है और डेल्टा जी की वैल्यू कम निगेटिव होती जा रही है। यानी कि एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस स्लो होता जाएगा। और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब एड्सॉर्प्शन के अंदर डेल्टा जी की वैल्यू 0 आ जाएगी, तब वो प्रोसेस होना ही बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि यदि डेल्टा एस कांस्टेंट है, डेल्टा एस कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, निगेटिव और निगेटिव बन करके पॉजिटिव बन जाएगा। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो पॉजिटिव वाली वैल्यू बढ़ेगी। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू को क्रॉस कर जाएगी, और क्रॉस कर जाएगी तो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस कभी भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस डिक्रीज होता है, कम होता है, स्लो होता है। ठीक है बात। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो अपने यहाँ पे काम आती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने क्यों ये टॉपिक अलग से आज की क्लास में पढ़ा, ये भी आई होप अभी आप सब लोगों को क्लियर होगा। वापस आपको मैं एक बार रिवाइज करा दूं कि थर्मोडायनेमिक्स एड्सॉर्प्शन में कहाँ काम आती है। तो जब हमको ये प्रूव करना होता है
कि टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन की रेट कम क्यों हो जाती है, तो हमको थर्मोडायनेमिक्स का सहारा लेना पड़ता है और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इस इक्वेशन का सहारा लेना पड़ता है, डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इस इक्वेशन से हमें यह पता चलता है कि किसी भी प्रोसेस में जब तक डेल्टा G की वैल्यू निगेटिव जा रही है तो वो प्रोसेस होता जाएगा, और डेल्टा G की वैल्यू यदि पॉजिटिव हो गई तो वो प्रोसेस होना बंद हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हो कि एड्सॉर्प्शन के अंदर दोनों सरफेस के बीच में बॉन्ड बनता है तो डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव जाएगी। कोई भी एड्सॉर्बेट यानी कि अधिशोष्य जो है वो लिक्विड या गैस से सॉलिड में जाएगा तो एंट्रोपी कम होगी, यानी कि डेल्टा S की वैल्यू निगेटिव जाएगी। जब ये सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो हम ये देखते हैं कि माइनस के अंदर डेल्टा T जब डेल्टा S से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। जब टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो पॉजिटिव वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब पॉजिटिव वाली वैल्यू निगेटिव वाली वैल्यू से बड़ी हो जाएगी और डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, और पॉजिटिव आ जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि उस टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन हो नहीं सकता। और यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन की रेट कम होगी। ठीक है बात, आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट के अंदर अपना डाउट डालिएगा, मैं आप लोगों को श्योरली उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को समाप्त करते हैं और आज की इस क्लास को भी क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास फाइनली स्टॉप, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।